Hello dear student of class 11, this is your physics teacher Anshuman and today we are going to start our new lecture and in this lecture our today's topic is projectile motion और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हम किस तरह से जो है किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूट कर सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। मैंने शुरू में ही जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पर ही मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग पहला एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड एग्जांपल जो आपका होगा वो होगा आपका दैट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, आप लोग देखते होंगे जब हम लोग कोई भी बैट्समैन सिक्स मारता है तो जो बॉल होती है वो एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करती है। अगर आप देखें ध्यान से तो वो क्या करती है, पैराबोलिक पाथ पे क्या करती है, ट्रेवल करती है कुछ इस तरह से, राइट। तो ये इस तरह का जो मोशन है, राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है और बहुत सारी बातें इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब ये हमारे लाइफ में काफ़ी सारी जगह पे यूज़फुल होगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सो लेट वी अंडरस्टैंड दैट कि व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट्स मीन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब मैंने आपको समझाया था, वर्टिकल डायरेक्शन अदर देन 90 मतलब आप कुछ एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और वो एंगल जो होना चाहिए वो 90 से अदर होना चाहिए। आई मीन ये 90 से ज़्यादा भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है, राइट। सो अदर देन 90 देन बॉडी ट्रेवल along पैराबोलिक पाथ और अगर बॉडी जो है पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करती है सो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट्स मीन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अदर देन 90 वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में आप अदर देन 90 एंगल से जो है थ्रो करते हैं तो वो जो बॉडी होगी वो पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करेगी और इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दैट मीन कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको आप डिफाइन करते हैं तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत आपको होती है इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। दैट्स मीन देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स विच आर चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जो टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं और टू डायमेंशनल मोशन का ये सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और जिसको हमने डिफाइन किया, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन अदर देन 90 डिग्री, ये कंडीशन आपको याद रखना है। देन बॉडी ट्रेवल अलोंग द पैराबोलिक पाथ, सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं इस तरह के मोशन को हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, राइट। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन है जो हमें पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। यहाँ तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, राइट। द ऑब्जेक्ट विच फॉलो द पैराबोलिक पाथ दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं उसे हम, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दूसरा जो टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज द ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ट्रैजेक्टरी क्या होती है, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है जो पाथ वो क्या करता है, एक्वायर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी कहते हैं, राइट। दैट मीन्स उसके पाथ का जो शेप हुआ या जिस शेप में वो क्या कर रहा है, होगा तो पैराबोलिक ही होगा, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा कर्व के साथ हो या थोड़े कर्व के साथ हो, है ना। तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। तो आई होप ये दो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला जो स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं।
तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन होती है कि जब भी कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो वहाँ पे दो कंपोनेंट काम करते हैं। पहला तो उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। और साथ में उस पर ग्रेविटी भी क्या करती है, काम करती है, जो हमेशा उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, राइट। लगातार क्या होती है, चेंज होती है, जिसको अभी हम डिटेल में यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस करके इस चीज़ को समझेंगे। बिफोर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ हमें एजम्पशंस एज्यूम करने पड़ते हैं, तभी हम लोग इसके लिए कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो एजम्पशन हम लोग एज्यूम करते हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल जो एयर का रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल से जीरो है। दैट्स मीन द फ्रिक्शन क्रिएटेड बिटवीन पार्टिकल एंड एयर इज ऑलमोस्ट जीरो, राइट। मतलब ये फ्रिक्शन लेस है बिल्कुल से, राइट। दूसरा हम लोग ये कहते हैं क्योंकि अर्थ जो है हमारी रोटेट कर रही है ना, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे और रिवोल्यूट कर रही है सन के अराउंड, राइट। ये चीज़ आप जानते हैं। तो इसका जो मोशन होता है वो भी प्रोजेक्टाइल के मोशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट, अफेक्ट करता है। और ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं कोरोलिस फोर्स। क्या कहते हैं, कोरोलिस फोर्स, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। फिलहाल आप इतनी बातें जानते रहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो साउथ डायरेक्शन में जाकर गिरे, सॉरी वो ईस्ट डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। और जब साउथर्न हेमिस्फीयर में किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हो तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा, वो जो है वेस्ट डायरेक्शन में जाकर ये गिरेगा, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसका इफेक्ट जो होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। फिलहाल जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अर्थ के मोशन को ये मान के चलेंगे कि बिल्कुल से स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दैट मीन हम लोग नॉन एनर्जिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये जम्पशन समझ में आए होंगे। थर्ड जो जम्पशन है उसमें हम ये मानेंगे कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल हम ये एज्यूम करके रखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट चाहे मैक्सिमम हाइट पे हो चाहे वो मिनिमम हाइट पे हो, दोनों केसेस में इस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 9.8 होगी मीटर पर सेकंड, और दोनों में इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज़ें फिक्स होंगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे यू हैव टू एज्यूम 3 एजम्पशंस। पहला एजम्पशन मैंने आपको बताया कि आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल से जीरो है, एयर की वजह से प्रोजेक्टाइल पे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अर्थ का जो रोटेशन है वो प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोरोलिस फोर्स की वजह से जो है आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो अफेक्ट होता है, लेकिन आइडियल केस स्टडी करने के लिए हम लोग कोरोलिस फोर्स को क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि हम लोग ड्यूरिंग द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जी की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये 3 एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग आगे की बात करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जो है 2 केसेस स्टडी करने होते हैं। पहला केस जो है वो तो ये है कि आप किसी हाइट पे हैं, किसी टावर पे खड़े हैं और वहाँ से किसी बॉल को आपने फेंक दिया। दूसरा केस ये है कि आपने ग्राउंड पे ही खड़े हैं और ग्राउंड से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका। तो पहले तो केसेस देख लेते हैं क्या क्या केसेस हैं यहाँ पर। जो तो पहला तो ये हुआ कि आप एक टावर है, इस टावर के ऊपर हैं और आपने यहाँ से कोई बॉल को फेंका, तो बॉल जो है बिल्कुल से ऐसे गिरी, राइट। सेमी हाइपरबोला, क्या कहते हैं सर इसे हम लोग कहते हैं, या कह सकते हैं सेमी पैराबोला कह सकते हैं, पैराबोला, ठीक है, सेमी पैराबोला कह सकते हैं इसको आप। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को जब फेंकेंगे तो इस तरह से इसका मोशन होगा। दूसरा केस जो इसमें स्टडी हमें करने को होता है वो ये है कि हम ग्राउंड पे ही खड़े हैं और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो कुछ इस तरह से क्या करेगा, वो पैराबोलिक पाथ क्या करेगा, एक्वायर करेगा। ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे बिकॉज आप इसकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे और इसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस और तमाम चीज़ें जो हैं कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सेकेंड केस स्टडी करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एन एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, राइट, दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड या थ्रोन कह सकते हो आप, थ्रू फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो इसके फिगर को समझते हैं। इसका फिगर इंपॉर्टेंट है। फिगर जो है अगर समझ में आ गया तो आगे की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पहले तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल से हमने कुछ एंगल बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो वो कुछ इस तरह से क्या करेगा, मोशन करेगा, राइट। ये प्रोजेक्टाइल पाथ क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे ये होगा मैक्सिमम हाइट पे, तो ये मैक्सिमम हाइट है, आप ये जूम कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, राइट। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको हम यहाँ से फेंकेंगे तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगी, राइट। वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और क्योंकि ग्रेविटी भी इस पर काम कर रही होगी, जैसे आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही होगी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम करी, तो रिजल्टेंट जो है वो कुछ अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो है अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है कोई तीसरा वेक्टर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब यहाँ से इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को भी निकाल सकते हैं। अगर ये वेलोसिटी v है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा होगा। अगर हम मान लें कि किसी इंस्टेंट में पार्टिकल जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस विल बी v sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हम फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद हवा में रहेगा, I mean, वो एयर में रहेगा, और कुछ टाइम के बाद जाकर के यहाँ पे गिरेगा। तो जितनी देर ये हवा में रहा, जितनी देर ये स्पेस में रहा, उस में जो टाइम लगा उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब यहाँ से जब ये प्रोजेक्ट किया जाता है और जब ग्राउंड पे फिर से टच करता है, तो इस टाइम पे जो इसको टाइम लगता है इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और जब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका और यहाँ पे जाकर के गिरता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, राइट। अब ये सब पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कभी आप डिफेंस में अगर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें भी बॉम्बर्स वगैरह होते हैं या जो आपके पास तोप वगैरह होते हैं, मोटोर वगैरह होते हैं, वहाँ से हम जब उसको फेंकते हैं तो हम कुछ एंगल इंक्लिनेशन के साथ उसको क्या करते हैं, फेंकते हैं, राइट। और जब उसको अलग अलग तरीके से फेंकते हैं तो वो अलग अलग रेंज पे जाकर के गिरता है। जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उनकी भी एक रेंज होती है। वो रेंज कैसे डिसाइड की जाती है, तो अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हैं। स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसे हमें मार के गिराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल में कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो जा सकता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन से क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर हमें इसको स्टडी करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा होगा, और इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h होगी, ठीक है। किसी इंस्टेंट में आपने मान लिया कि पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, और ये कितनी वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसके क्रॉस तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए इसको v ना मान करके हम u बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, u मान लेते हैं। सो दिस विल बी u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ux इक्वल टू होगा u cos थीटा, और इसके अक्रॉस जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉडी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ax की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अभी मुझे ये पता करना है कि यहाँ से जाकर के इतनी दूर पे कहाँ गिरेगा, या ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे एज्यूम किया तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम का फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, या इसकी वैल्यू को हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, और यस जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा u की वैल्यू क्या रखोगे, u cos थीटा, राइट, u cos थीटा, और t को ऐसे रहने दो, प्लस यहाँ पे ax आएगा, तो ax की वैल्यू तो जीरो हो गई, ये पूरा फंक्शन जीरो हो गया। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मोशन अलोंग
मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस से हमने वाई डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो कि पॉइंट वाई का कोऑर्डिनेट है, अगर यहाँ पे आप देखें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उसके लिए जो टाइम लगेगा स्मॉल टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यहाँ तक नोट कर लें और इसको हम कहीं पे नोट कर लेते हैं ताकि हम आगे की बात कर सकें। तो टी की वैल्यू जो आई निकल करके वो आ गई बेटा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब इसको हम फेंक रहे हैं तो इसके पास एक्सेलेरेशन में रिडक्शन हो रहा है। एक्सेलेरेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे मोशन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे थे, अब हम लोग जो है वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मोशन हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम वही क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई मान लीजिए आप, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगा यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वो क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी। माइनस जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ काम कर रही है, कॉन्स्टेंट राइट, एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट नीचे की तरफ काम करिए, लेकिन इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो जो इसकी ग्रेविटी है इसकी वेलोसिटी को कम करेगी। और जैसे ही आप इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचोगे यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल से जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन को ये जो जी है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो अब हमें ये बात करनी है कि भाई ये वाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। तो दैट इज y is equal to distance travel along the y axis, this will be equal to u y t plus half a y राइट, ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे u y की वैल्यू आप क्या रखोगे, u साइन थीटा, और यहाँ से आपके पास t आ गया प्लस 1/2, और यहाँ पे आपने रखा माइनस जी, और ये कितना हो गया आपका टी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आएगा, दूसरा इक्वेशन जो हमारा निकल के आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो हमने निकाली हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम जो है निकाला हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टी की जगह पर पुट कर देते हैं और इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं हम। तो रिजॉल्व करने में हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए कैसे क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन u कॉस थीटा, राइट, माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन u कॉस थीटा। अब इसको आप रिजॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा tan x। ठीक है, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू tan हो जाएगी, tan थीटा, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हैं, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास निकल करके आ गया। इसको थोड़ा सा और अगर आप रिजॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और आप रिजॉल्व अगर करते हैं तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स, या x tan थीटा लिख लीजिए आप, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर इसको आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला से जो है कंपेयर करें तो ये बिल्कुल से जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आ रही है। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन अगर आ रही है तो क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि इनकी वैल्यू आपको पता होगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा, पैराबोला का इक्वेशन होगा। सो सिंपली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द satisfy the parabolic equation, right? That's mean
when we throw object other than 90 angle in the vertical direction then it follow the parabolic path. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने ये निकाला है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये प्रूव करता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करते हैं तो वो हमेशा क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, आई मीन ट्रेवल करेगा. अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं. हम लोग यहाँ पे इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं, राइट. मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, कितनी दूरी पे जाकर के गिरेगा, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डेराइव आउट कर सकते हैं. तो एक एक करके हम इसको देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. तो इसको आप इंपॉर्टेंट इक्वेशन मान के चलिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डेराइव द इक्वेशन ऑफ दैट इज प्रूव दैट द व्हेन प्रोजेक्टाइल फॉलो द पैराबोलिक पाथ. तो आपको ये वाला इक्वेशन क्या करना होता है, डेराइव करना होता है. तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे. ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. तो मैंने आपको बताया कि जितनी देर ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, स्पेस में रहा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग जो है कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डी से नोट करते हैं. और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं, या पहले तो इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न द ग्राउंड और द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना. तो कितनी देर ये हवा में रहा, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं. तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. मान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी इंस्टेंट पे, ये प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया. तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पे जी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा. इस पे क्या होगा, इस पे जो जी होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, राइट. और इसमें जो हॉरिजॉन्टल रेंज था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं. ठीक है, इसको समझते हैं. तो जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा उस टाइम पे इसको जो टाइम लगा होगा, कितना रखा होगा, t/2 लगा होगा. भाई हाफ टाइम लगा होगा. अगर इसको मान लें कि पूरा टाइम इसको कैपिटल टी लगता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, हाफ टाइम लगा होगा. अभी इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वजह से ही ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट. और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई, है ना. वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, या यहाँ पे आपने यू वाई लिया है तो यू वाई की वैल्यू 0 हो गई. और यू वाई किसके बराबर है, यू वाई जो है आपके पास बेटा यू साइन थीटा के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. यहाँ तक पहुँचने में जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा, t/2 लगा. तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में इसकी जो है हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता चल गई. इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता होती है. जब यहाँ से ये प्रोजेक्ट किया गया होगा उस टाइम पे इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, u साइन थीटा रही होगी. कितनी रही होगी, u साइन थीटा रही होगी. और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं. फिर से मेरी बात समझिएगा, जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा. दैट्स मीन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा थी. अब ये ट्रेवल करते 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 यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा. मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी थी, इसको आप वी वाई लिखिए, इसको आप वी वाई लिखिए. तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, 0 हो गई. मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u साइन थीटा है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी वाई इक्वल टू 0. बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे t/2 टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा. और मैक्सिमम हाइट पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अब तो ये ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, अभी नीचे की तरफ आएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया. तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, दैट इज वी वाई इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ में ला सकते हैं. तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, राइट, ए टी, ए वाई इंटू टी. अब यहाँ पे जो ए वाई है इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, माइनस जी. माइनस जी क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये इसका अपोजिट. ओके बच्चों, अब हम लोग जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे. और टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा फिगर आप लोग समझ लीजिए. यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है. और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके क्रॉस u साइन थीटा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है u कॉस थीटा है. तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर ये पहुँचता है. जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्योंकि भाई यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा. अभी तक ये ऊपर की तरफ जा रहा था, उस समय पे जो इसका एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वाई डायरेक्शन में वो -g काम कर रहा था. ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो सबसे पहले हम हाफ का निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पूरे कंपोनेंट का पता चल जाएगा. हम लोग मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगा वो स्मॉल t इक्वल टू t/2 टाइम लगा.
ठीक है, कितना मान लेते हैं कि पूरा टाइम इसको t लगा, तो स्मॉल टाइम में t में कितना लगा, t/2 लगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द y एक्सिस हम लोग लिखेंगे, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस v प्लस u प्लस at, दिस इज द ay इंटू टी। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि vy की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 हो गई। uy की वैल्यू आपको पता है, uy की वैल्यू क्या होगी, uy की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिख लिया u साइन थीटा प्लस ay की वैल्यू कितनी है, -g, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -g, और t की जगह पे हमें क्या रखना है, t/2 रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया t/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t/2। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा gt/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू u साइन थीटा। हमें t की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करके t से g से डिवाइड कर देना, t इज इक्वल टू आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, राइट। इसको टोटल टाइम लगेगा, ये जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इस प्रोजेक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है t टाइम तक जो है ये क्या रहेगा, एयर में रहेगा, जो डिपेंड करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर और g पर। g की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, इसका मतलब वो थीटा पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने थीटा के साथ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये बताएगा कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर तक वो हवा में रहेगा। इसी तरीके से हम लोग जो है मैक्सिमम हाइट जो है कैलकुलेट करेंगे, और मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ में लाते हैं। तो देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे वो y एक्सिस के लॉन्ग यूज़ करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ प्रोजेक्टाइल राइजेज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको हम कैपिटल एस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट आउट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट, तो हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या करेंगे, h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मानते हैं किसी इंस्टेंट में जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से प्लेस किया जाता है तो यहाँ पे पहुँचेगा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी जो टोटल डिस्टेंस y एक्सिस में से ट्रेवल की है वो y इक्वल टू किसके बराबर है, h के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ, y इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। हमें y एक्सिस के लॉन्ग निकालना है तो सारी वैल्यूज़ को पुट करनी पड़ेंगी। uy की वैल्यू आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, राइट। t की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए प्लस, अच्छा यहाँ पे जब हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा उस टाइम पे जो टाइम रहा होगा वो t/2 रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे t/2 भी क्या कर सकते हैं, स्मॉल t की जगह पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया t/2, इस तरह से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/2। यहाँ पे g की वैल्यू, a की वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी, ध्यान से समझिएगा, a की वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी, तो यहाँ पे मैं माइनस g कर लूँगा, और फिर t स्क्वायर का मतलब t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है इसको रीअरेंज कर लिया, इसकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे रख दी है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है ये जहाँ पे जो t है इसको हम क्या मान लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी होती है, 2u साइन थीटा बाई g होती है। लेकिन यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है कि t/2 टाइम लग रहा है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में वैल्यूज़ को रख दें, दूसरा तरीका ये हो गया कि आप t/2 कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आप वैल्यूज़ को रखें। ठीक है, तो दोनों तरीके अपने में सही हैं। तो y इक्वल टू यहाँ से होगा, फिर से देखिए u साइन थीटा, और यहाँ पे आपने रखा t/2, और यहाँ पे फिर से आपने रखा 1/2, तो ये माइनस g मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा g, और यहाँ पे बेटा t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया u साइन थीटा, और 2 को आप बाहर कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या निकाली थी, 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट, माइनस 1/2 g, और यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन g मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस g u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, राइट। तो g से g या क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 तो नीचे रहेगा ही। ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको जब रिजॉल्व हम लोग करेंगे तो कुछ कॉमन वैल्यूज़ हो जाएंगी, कुछ कॉमन वैल्यूज़ आएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। तो देखिए आप यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू क्या बची,
यहाँ पे y की जगह पे हम यस से रिप्लेस कर देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी एंड माइनस एंड दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जी स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लीजिए। इसको जब रिजॉल्व आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी निकल करके, दिस विल बी इक्वल टू द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाई द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, दिस विल बी इक्वल टू द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, बल्कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप क्या कर दें, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, और वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेंज वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। दैट्स मीन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और इसको टाइम कितना लगा, t लगा। ठीक है, तो u cos थीटा इंटू t। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा, और t की वैल्यू आपको पता है कितना, 2u, t की वैल्यू जो निकालते हैं वो आपके पास है 2u sin थीटा अपॉन g, दिस विल बी 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है u 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और ये देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी, यहाँ देखिए, इस चीज़ को यहाँ देख लीजिए आप, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं u sin 2 थीटा अपॉन हाउ मच, g। दिस इज द रेंज, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, u sin 2 थीटा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर भी u है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे u स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एक तरह से आप देखें तो आपके पास डिफरेंट फार्मूला निकल के आ जाते हैं। तो रेंज का जो फार्मूला यहाँ से निकल करके आया है वो है आपके बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। अब यहाँ से आपको डिफाइन कर लेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब होगा और मिनिमम रेंज कब होगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए आप 90 लेते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू आप लोग क्या लेते हैं, 90 लेते हैं। दैट्स मीन साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर साइन थीटा जो है 1 के बराबर हो, और ये 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 होती है। तो 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, और इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। दैट्स मीन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 एंगल के साथ प्रोजेक्टेड करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो u स्क्वायर अपॉन जी जो है वो मैक्सिमम रेंज है, जहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू है, और g इज़ द ग्रेविटी कांस्टेंट। तो ये r मैक्स जो है डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी के साथ 45 एंगल के साथ प्लेस करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज क्या करेगा, अटेन करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और मैं आपको कुछ भेजूंगा भी ग्रुप में, तो आपके समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें केवल 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर में बच रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और दूसरा आपका बनता है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। और ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करते ही आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो विद इन 2 डेज में आपका ये चैप्टर जो है ओवर हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें कर लेंगे। फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ दैट इज द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।